सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। सबका स्वागत। संडे है, जी, जी, 30 नवंबर 2025। और ऑर्गेनन डे है। अमित भाई, डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर मुकुल, डॉक्टर अभिषेक एंड अदर्स। जी, और इसमें हमारा जो ग्रुप चल रहा था एफोरिज्म का, वो चल रहा था 235 से 244 के बीच में। और 244 जी, पे आज हम रहेंगे। आज हमारा लास्ट वाला ये बच रहा है इस ग्रुप का, जिसमें बताया जी, गया जी, था इंटरमिटेंट फीवर 235 से 244 तक। और इसमें हमारा एफोरिज्म 244 चलेगा। ये हमने उस दिन रोक दिया था, बड़ा था। और इसमें फुटनोट भी था, इसलिए अमितपाल भाई। जी, राम राम सर। राम राम साहब जी, डॉक्टर धीरेन्द्र सर, राम राम, स्वागत। तो 244 एफोरिज्म में हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि द इंटरमिटेंट फीवर एंडेमिक इन मार्च डिस्ट्रिक्ट एंड ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री frequently exposed to inundations give a great deal of work to physicians of the old school, and yet a healthy man may in his youth become habituated even to marsh districts and remain in good health, provided he preserves a faultless regimen and his system is not lowered by want, fatigue और pernicious persons। जी, हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि जो इंटरमिटेंट फीवर जो एंडेमिक होता है, एंडेमिक जी, इंटरमिटेंट फीवर जो मार्केट डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं या उन कंट्रीज के उन उन छोर पे मिलते हैं, उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां बार बार डूब जाते हैं पानी में, जहां डूब क्षेत्र बोलते हैं जिनको, जहां पानी भरता है, फ्लड आती है, जी, इनंडेशन। हुँ, उन क्षेत्रों के, मार्केट डिस्ट्रिक्ट्स के, या जहां डूब जाते हैं जो क्षेत्र पानी में, अक्सर कंट्री के ऐसे ट्रैक्ट क्षेत्र, उन क्षेत्रों में कह रहे हैं गिव हुँ, ए ग्रेट डील ऑफ वर्क टू फिजिशियन ऑफ द ओल्ड स्कूल। अच्छा खासा वो हुँ, ग्रेट डील ऑफ वर्क देते हैं ओल्ड स्कूल फिजिशियंस के लिए। ओल्ड स्कूल के जो डॉक्टर हैं वहां उनके लिए काम खूब मिलता है। क्यों? अक्सर उनमें बुखार उखार फैलता रहता है एक तरह से। हुँ, लेकिन एनीमैन साहब कह रहे हैं एंड येट ए हेल्दी मैन में इन हिज यूथ become habituated even to march districts and remain in good health। उन क्षेत्रों में भी हुँ, यद्यपि डॉक्टर अमितपाल भाई, एक हेल्दी जी, इंसान अपने अपनी जवानी के दिनों में, यूथ हुँ, में, जब उसका विगरस होता है, जब उसकी बॉडी मजबूत होती है, खास करके इशारा हुँ, है, उन दिनों में हैबिचुएटेड हो जाता है मासी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, और वो अच्छी हेल्थ में वहां भी बना रहता है, provided he preserves a faultless regimen and his system is not lowered by want, fatigue and pernicious passions। बशर्ते यदि उस हुँ, व्यक्ति को डाइट एंड रेजिमेन अच्छा मिलता रहे, फाल्टलेस, उसका जो हुँ, सिस्टम है, उसका शारीरिक सिस्टम किसी कमी से ना जूझ रहा हो, थकान से ना हुँ, जूझ रहा हो, परनीशियस पैशंस का शिकार ना हो गया हो, तो वो व्यक्ति हुँ, अपने यंग एज में ऐसे क्षेत्रों में भी हेल्दी बना हुँ, रह सकता है, बशर्ते ऐसे एरिया अच्छा खासा ग्रेट डील ऑफ वर्क दिए हुए रहते हैं ओल्ड स्कूल वाले फिजिशियंस को। हुँ, लेकिन वहां भी एक कोई इंसान स्वस्थ भी रह सकता है अगर उसका हुँ, डाइट एंड रेजिमेन अच्छा हो और वो ना शिकार हो किसी वांटिंग का, कमी का, फटीक का, परनिशियस पैशन। आगे कह रहे हैं द हुँ, इंटरमिटेंट फीवर्स एंडेमिक देयर वुड एट द मोस्ट ओनली अटैक हिम on his first arrival, but one हुँ, or two very small doses of a highly potentized solution of Shincona bark would, conjointly with the well-regulated mode of living just alluded to, speedily free him from the disease। हुँ, तो अब उसी हेल्दी व्यक्ति के लिए एक तरह से भाव आ रहा है कि जो हुँ, इंटरमिटेंट फीवर है एंडेमिक एरिया में, हुँ, there would at the most only attack him one
the intermittent fevers endemic there would at the most only attack him on his first arrival. जैसे ही वो आता है, फर्स्ट अराइवल का मतलब जैसे पहली बार आता है, पहली बार जब आया इंटरमिटेंट फीवर ऐसे व्यक्ति को, तो अटैक तो होगा, ओनली अटैक हिम ऑन हिज फर्स्ट अराइवल, बट 1 or 2 very small dose of highly potentized solution of cinchona bark would conjointly with the well-regulated mode of living just alluded to speedily free him from the disease. ऐसे व्यक्ति को जो वहां स्वस्थ था, अगर उसको अटैक होएगा पहली बार इंटरमिटेंट फीवर का एंडेमिक के, तो वो 1 या 2 बहुत ही स्मॉल डोज से सिनकोना बार्क की हाईली पोटेंटाइज होने के साथ जो सिनकोना बार्क की डोज दोगे 1 या 2, और साथ में उसको वेल रेगुलेटेड मोड ऑफ लिविंग भी दे दोगे कि भाई ठीक से रहन सहन भी सुधार दोगे, तो कह रहे हैं हनीमैन साहब कि वो स्पीडीली फ्री हो जाता उस डिजीज से जिसको पहली बार आया हो, और उस पहली बार आने से पहले वो बशर्ते स्वस्थ हो। तो वो 1-2 खुराक से ही सिनकोना बार्क की हाई पोटेंसी वाली से फ्री हो जाता है। बट persons who while taking sufficient corporeal exercise and pursuing a healthy system of intellectual occupations and bodily regimen cannot be cured of Mars intermittent fever by 1 or a few of such small doses of cinchona. In such persons, Sora striving to develop itself always lies at the root of their malady, and their intermittent fever cannot be cured in the Marsi district without antisoric treatment. दूसरा भाव ये बताया हनीमैन साहब ने, परंतु जो व्यक्ति while taking sufficient corporeal exercise, जो अच्छा खासा शारीरिक रूप से श्रम करते होंगे, मेहनत करते होंगे, थकान के शिकार होंगे उस एरिया में अमितपाल भाई, और परस्यूइंग ए हेल्दी सिस्टम ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशंस एंड बॉडीली रेजिमेन, और उनका एक परस्यू करते होंगे एक हेल्दी सिस्टम ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशंस एंड बॉडीली रेजिमेन, यानी कि भाव यहाँ ये भी लग रहा है मुझे कि जो मानसिक इंटेलेक्चुअल काम ज्यादा करते होंगे, जो सफिशिएंट कॉर्पोरियल एक्सरसाइज करते होंगे, यानी कि जिनकी एनर्जी कहीं ना कहीं जा रही होगी, कहीं ना कहीं एंगेज होगी, कह रहे कैन नॉट बी क्योर्ड ऑफ मार्स इंटरमिटेंट फीवर बाय 1 or a few of such small doses of सिनकोना। वो लोग नहीं 1 या कुछ खुराक से सिनकोना की ठीक होते हैं मार्स इंटरमिटेंट फीवर को लेकर के। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो कॉर्पोरियल एक्सरसाइज में खर्च हो रही है, उधर इंटेलेक्चुअली ऑक्यूपेशंस में को परस्यू करने की वजह से, और बॉडीली रेजिमेंट को लेकर के उनकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वहां नहीं काम बन पाता 1-2 खुराक से। कह रहे इन सच पर्सन्स, बल्कि आगे और भाव बताया हनीमैन साहब ने, कह रहे इन व्यक्तियों में तो भाई सोरा जो है वो डेवलप होने की कोशिश में है, उसमें उनमें तो धीरे धीरे सोरा डेवलप हो रहा है, कर रहा है अपने आप को, जो हमेशा रूट में पड़ा होता है उनकी मेलेडी के। एंड देयर इंटरमिटेंट फीवर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय ए मार्सी डिस्ट्रिक्ट विदाउट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। और हनीमैन साहब ने ये कह दिया कि ऐसे लोगों का इंटरमिटेंट फीवर जो है उसके लिए आपको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसके बिना वो क्योर नहीं हो सकते। इस पे है 131 फुटनोट। 131 फुटनोट में कह रहे हैं, हालांकि इसमें फुटनोट 162 का भी रेफरेंस हम लोगों ने दिया होगा कभी, कह रहे हैं 131 में कि लार्ज ऑफ्ट रिपीटेड डोजेज ऑफ सिनकोना बार्क एज आल्सो concentrated synchronic remedies such as the sulfate of quinine have certainly the power of freeing such patients from the periodical fits of the Mars ague, but
Those thus deceived into the belief that they are cured remain diseased in another way, frequently with an incurable quinine intoxication. लार्ज अक्सर रिपीट करने के बाद लार्ज डोजेज सिंकोनाबार की जहां हम देते हैं और साथ में कंसंट्रेटेड सिंकोनिक रेमेडीज अगर हम देते हैं जैसे कि सल्फेट ऑफ क्विनीन वगैरह हम देते हैं या सिंकोनाबार की लार्ज डोज रिपीट करते हैं जिन केसेस में, कह रहे हैं हनीमैन साहब के निश्चित रूप से उनमें वो पावर तो है कि वो पीरियोडिकल फिट्स को मार्स ओग के खत्म कर देगी। पीरियोडिक फिट्स जो आते हैं इस मार्सी इंटरमिटेंट फीवर के, मलेरिया के, उससे मुक्त तो कर देंगी, इतनी तो ताकत है उसमें सल्फेट ऑफ क्विनीन में और सिंकोनाबार की लार्ज डोज दे दे करके। परंतु बट दोज दस डिसीव्ड इनटू द बिलीव दैट दे आर क्योर्ड रिमेन डिजीज इन अनदर वे, परंतु वो धोखा खा जाएंगे, वो ठगे जाएंगे अमितपाल भाई इस विश्वास के साथ कि उनका क्योर हो गया है, लेकिन डिजीज दूसरे ढंग से उनके अंदर बना रहता है ऐसे लोगों के, फ्रीक्वेंटली विद एन इनक्योरेबल क्विनिन इंटॉक्सिकेशन। दूसरे तरीके का डिजीज क्या बन जाता है अक्सर उनमें, बारंबार अक्सर ये मिलेगा कि वहां क्विनीन का इंटॉक्सिकेशन और मिल जाएगा उनके शरीर में। क्यों? क्योंकि उसको लार्ज डोज ले लेके इसको बोलते हैं चाइना मेलेडी, इंट्रोडक्शन में कहा था। 276 के नोट को देख लेते हैं हम, 162 को इन्होंने ब्रैकेट में भी कहा कि उसको भी देखें जा करके। 162 फुटनोट में कह रहे हैं हनीमैन साहब, यहीं कहीं पढ़ेंगे कि the continuous use of aggressive allopathic large doses of mercurialis against syphilis develops almost incurable mercurial maladies। बिल्कुल इसी के अनुरूप है, जैसे सिंकोना बार को बार बार दे करके लार्ज डोजेज में वहां क्विनिन इंटॉक्सिकेशन करके एक सिंकोना मेलेडी बन का शिकार होता है, उसी तरह से 162 में भाव दे रखा कि यदि एलोपैथिक की लार्ज डोज हम देते हैं एग्रेसिव डोज के रूप में मर्क्यूरियल्स अगेंस्ट सिफिलिस, कहीं इसी तरह से अमितपाल भाई सिफिलिस के खिलाफ उस समय के डॉक्टर्स मरकरी को बहुत यूज करते थे। किसी को सिफिलिस का हो जाता था तो वहां मरकरी के प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे लार्ज डोजेज में। तो वहां क्या होता था, कह रहे हैं कि डेवलप ऑलमोस्ट इनक्योरेबल मर्क्यूरियल मेलेडीज, उनमें मर्क्यूरियल मेलेडीज पैदा हो जाती थी। व्हेन येट वन और सेवरल डोज ऑफ ए माइल्ड बट एक्टिव मर्क्यूरियल प्रिपरेशन वुड सर्टेनली हैव रेडिकली क्योर्ड इन ए फ्यू डेज the whole venereal disease together with the chancre, provided it had not been destroyed by external measures, ब्रैकेट में कह रहे हैं as is always done by allopathy। वहां थोड़ा भाव सिफिलिस को लेकर के कह रहे हैं कि वहां मर्करी की बहुत ज्यादा डोज देने की वजह से मर्क्यूरियल मेलेडी पैदा हो जाती है, जबकि एक या सेवरल डोज ही माइल्ड बट एक्टिव मर्क्यूरियल प्रिपरेशन की यानी कि पोटेंसी में निश्चित रूप से रेडिकली क्योर कर देती है कुछ एक दिनों में ही वेनेरियल डिजीज को, जिसकी जगह ये लार्ज डोज देते रहे मैं, और साथ ही साथ शंकर भी खत्म कर देती है। प्रोवाइडेड इट हैड नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बाय एक्सटर्नल मेजर्स, बशर्ते वो बाहर से डिस्ट्रॉय ना करा गया हो एलोपैथी के द्वारा। वो अगर इंडिकेटेड है वहां मरकरी तो एक या दो खुराक ही शंकर के साथ ही सिफिलिस को खत्म कर देती है। इन द सेम वे द एलोपैथ गिव परवियन बार्क और क्विनीन इन इंटरमिटेंट फीवर डेली इन वेरी लार्ज डोजेज। यहाँ उन्होंने साथ के साथ भाव दे दिया कि ठीक इसी तरह से जैसे मरकरी को सिफिलिस में ये देते रहते हैं खूब, ठीक इसी तरह से एलोपैथ जो है परवियन बार्क को और क्विनीन को इंटरमिटेंट फीवर में देते हैं डेली very large doses में, where they are correctly indicated, and one very small dose of a highly potentized China would unfailingly help, ब्रैकेट में करें, in March intermittents and even in persons who were not
अफेक्टेड बाय एनी एविडेंट सोरिक डिजीज। वहां भी भाव दिया है कि जहां ये क्विनीन की और परवीन बार की जो है लार्ज डोजेज देते रहते हैं डेली, अगर वो करेक्टली इंडिकेटेड हो उन केसेस में, सिमिलिमम हो जाए तो वेरी स्मॉल डोज हाईली पोटेंटाइज चाइना की ना फेल होते हुए मदद करेगी दोस्त। भले ही चाहे वो मार्स इंटरमीडिएट्स हो, चाहे वो हाँ बस वो मार्स इंटरमीडिएट्स एंड इवन इन पर्सन हु आर नॉट अफेक्टेड, मार्स इंटरमीडिएट फीवर्स में मदद करेगी और उन लोगों में भी मदद करेगी अगर इंडिकेटेड है जो सोरिक डिजीज से पहले से ग्रसित ना हो। कह रहे हैं एक क्रॉनिक चाइना मेलेडी, ये था वो सिंकोना मेलेडी में कह रहा था, एक क्रॉनिक चाइना मेलेडी ब्रैकेट में कह रहे हैं कपल्ड एट द सेम टाइम विद द डेवलपमेंट ऑफ सोरा इज प्रोड्यूस्ड। ऐसे केस में तो अमितपाल भाई क्रॉनिक चाइना मेलेडी पैदा हो जाती है और साथ में जो अंदर उसका नेचुरल डिजीज के रूप में सोरा जो डेवलप हो रहा वो तो है ही, डेवलप सोरा के साथ साथ जो है उसमें चाइना मेलेडी और आ जाती है, which if it does not gradually kill the patient by damaging the internal important vital organs, especially spleen and liver, will put him nevertheless suffering for years in a sad state of health। और ये चाइना मेलेडी जब एक बार पैदा हो जाती है दोस्त सोरा के डेवलपमेंट के साथ साथ, तो यदि वो उस मरीज की जान ही ना ले ले, अगर वो मरीज मरने से मर ही ना जाएगा, तो अगर वो बच भी गया तो भाई ये उसके इंटरनल इंपोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स को तो डैमेज कर ही देती है, खास करके स्प्लीन को और लीवर को, और उसको बचने के बावजूद भी वो सफर करता रहता सालों साल तक सैड स्टेट ऑफ हेल्थ से। A homeopathic antidote for such a misfortune produced by abuse of large dose of homeopathic remedies is hardly conceivable। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, कह रहे हैं ए होम्योपैथिक एंटीडोट फॉर सच मिसफॉर्च्यून प्रोड्यूस्ड बाय द अब्यूज ऑफ लार्ज डोजेज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज इज हार्डली कंसीवेबल। होम्योपैथिक रेमेडीज कहा, होम्योपैथिक रेमेडीज के अब्यूज करने के बाद जो मिसफॉर्च्यून पैदा होता है उसका एंटीडोट होना भी मुश्किल है, उसका एंटीडोट निकाल पाना भी मुश्किल है, किसके बशर्ते वो होम्योपैथिक रेमेडीज के द्वारा। तो यहाँ भाव ऐसा है अमितपाल भाई कि मेटीरियल डोज को एंटीडोट करना आसान है, डिसिमिलर डोज को, डिसिमिलर रिलेशन की मेडिसिन को एंटीडोट करना आसान है। यदि होम्योपैथिक रेमेडीज बहुत ज्यादा पैमाने पर खा ली और उससे जो मिसफॉर्च्यून पैदा हुआ, उससे जो एक तरह से बुरा वक्त आएगा बीमारी बढ़ा करके, वो उसको तो एंटीडोट भी नहीं कर सकते आप, मुश्किल ही कंसीवेबल होता। तो एक होम्योपैथिक रेमेडीज को तो लार्ज डोजेज में देना मिसफॉर्च्यून होगा बहुत बड़ा, इनको तो स्मॉल डोज ही दी जाए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा पैदा हुआ एग्रावेशन या कहिए कि डिजीज का बढ़ना, मेडिसिनल मेलेडी और नेचुरल डिजीज के मामले में वो और मुश्किल हो जाता है एंटीडोट करना। तो जब ये अमित आप करो कंटिन्यू। हाँ, अब ये 3 लाइनों का फिर इन्होंने एफोरिज्म 75 पे जाके रेफरेंस मिल रहा है कि किस तरह से हार्डली इनकंसीवेबल हो जाता है, हार्डली कंसीवेबल हो जाता है, मुश्किल क्यों बताया गया। ये 75 एफोरिज्म यहीं का यहीं मिला लेंगे तो और मजा आ जाएगा। 75 एफोरिज्म में कहा है एनीमैन साहब ने कि दीज इनरोड्स ऑन ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड बाय एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट, ये जो लार्ज डोजेज दे करके एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट के द्वारा जो ये इनरोड्स, ये जो एक तरह से निशान बना दिए जाते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, ब्रैकेट में कह रहे हैं मोर पर्टिकुलरली इन रिसेंट टाइम, और खास करके आज के दौर में। हैनीमैन साहब का आज का दौर भी ऐसा ही था और हमारा भी आज का दौर ऐसा ही है, जहां एलोपैथिक ले करके नॉन हीलिंग आर्ट के द्वारा ह्यूमन हेल्थ को बिल्कुल उस पे लकीरें खींच दी जाती हैं, पत्थर की लकीरें जो जल्दी से मिटाई भी ना जा सके साइड इफेक्ट के बारे में।
उनके बारे में कह रहे हैं कि these inroads on human health affected by allopathic non-healing art are of all chronic diseases the most deplorable, the most incurable. सभी क्रॉनिक डिजीज के मामले में ये सबसे ज्यादा निंदनीय है, सबसे ज्यादा इनक्योरेबल हैं। जो एलोपैथिक या रॉन्ग ट्रीटमेंट लेकर के क्रॉनिक डिजीज को बिगाड़ दिया जाता है उसको कह रहे हैं आई रिग्रेट टू ऐड दैट इट इज अपरेंटली इम्पॉसिबल टू डिस्कवर और टू हिट अपॉन एनी रेमेडीज फॉर देयर क्योर व्हेन दे हैव रीच्ड एनी कंसिडरेबल हाइट। और हैनीमैन साहब ने यहाँ खेद जताया कि मैं खेद के साथ कह रहा हूं, मैं दुख के साथ कहता हूं कि अपरेंट ये इनका जो ठीक होना या डिस्कवर करना ऐसे केसेस के लिए अपरेंटली यानी कि संभव होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी रेमेडीज का इनके टोटलिटी के लिए निकाल के लाना, इनको इनका क्योर करना इनके लिए, और खास करके जब जब एक कंसिडरेबल हाइट तक नुकसान पहुंच जाता है, यानी कि जब कोई अंग भंग हो जाता है इनके इस गलती से, तब तो और बुरा हाल हो जाता है। जब कंसिडरेबल हाइट तक पहुंच जाता है ये बिगाड़, तो एक अच्छी रेमेडी को निकाल पाना भी अपरेंटली इम्पॉसिबल है। तो ये था इसमें ना जी। इसमें यहाँ खाली एलोपैथी को नहीं कहेंगे, जो होम्योपैथ भी एज ए एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ भी इसी में आ जाएंगे। हाँ, और अमितपाल भाई बार बार हम लोग इसलिए तो याद करते हैं, एलोपैथी का मतलब होता है डिसिमिलर रिलेशन, ना के हाँ जी, पैरासीटामोल, ना के एंटीबायोटिक। डिसिमिलर रिलेशन, ये चाहे वो होम्योपैथिक प्रिपरेशन का हो, चाहे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का हो, चाहे वो एलोपैथिक सो कॉल्ड केमिकल प्रिपरेशन का हो, जो इनकी है, जहां रिलेशन तय करता है कि एलो है या होम्यो है। अदरवाइज पता चला एक घटना, सामाजिक घटना होम्यो हो जाती है। हाँ जी, होम्यो सिमिलिमम हो जाते हैं ना, कि एक का दुख दूसरे के दुख से अगर बड़ा मिल जाए सिमिलर काइंड का, तो वो क्योर हो जाता है। तो बेसिकली होम्योपैथी, एलोपैथी, एंटीपैथी ये रिलेशन के आधार पर डिफाइन की गई है, ना कि केमिकल्स के आधार पर। तो इसलिए आप बहुत अच्छा कह रहे हैं जी भाई। हम सोचते हैं कि हाँ तो एलोपैथिक वालों को कह रहे हैं, हमें हाँ थोड़ी कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम एलोपैथी मतलब एंटीबायोटिक, हम तो ऐसा मानते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन में सीधे नक्सोमिका दे रहा है, नींद ना आने पे कॉफी क्रूड दे रहा है, हाँ, वो सब एलोपैथी के एलोपैथी मदद। अगर बिना टोटलिटी के बनाए दे रहा है, बिना सिमिलिमम किए दे रहा है, तो वो एलोपैथिक रिलेशन है। वो होम्योपैथिक प्रिपरेशन के द्वारा बनी हुई दवाइयों से एक एलोपैथिक पद्धति की तरह काम कर रहा है पैटर्न पे। बहुत ही अच्छी बात, ये बार बार शायद प्रभु इसलिए कहलवा रहे हैं हम सब के अपने माध्यम से, कि हमारा दिमाग निकल आए। एलोपैथी का जो टैग लगाए घूमते हैं हम लोग, हमारी साइकी पे चिपक गया है कि एलोपैथी बोले तो एंटीबायोटिक का सप्रेशन, ऑइंटमेंट का सप्रेशन, ईयर आई ड्रॉप का सप्रेशन, वो नहीं है। एलोपैथी का मतलब है डिसिमिलर रिलेशन ऑफ डिजीज एंड ड्रग, डिजीज एंड मेडिसिन, डिसिमिलर रिलेशन, और सिमिलर रिलेशन इज इक्वल टू होम्योपैथी, सिमिलिमर रिलेशन। आगे कह रहे हैं एफोरिज्म 244 में चल रहे हैं, अगली लाइन से कह रहे हैं इट समटाइम्स हैपन्स दैट व्हेन दीज पेशेंट्स एक्सचेंज विदाउट डिले द मार्सी डिस्ट्रिक्ट फॉर वन दैट इज ड्राई एंड माउंटेनियस, रिकवरी अपरेंटली एंस्यूज, ब्रैकेट में कह रहे हैं द फीवर लीव्स देम if they be not yet deeply sunk in disease, that is to say, if the sora was not completely developed in them and can consequently return to its latent state, but they will never regain perfect health without antisoric treatment. बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें कहते हैं हरिवंश साहब। कह रहे हैं कि ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो केस हैं जो मार्सी एरिया में रहने के बाद ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो कह रहे हैं इट समटाइम्स हैपन्स दैट व्हेन दीज पेशेंट एक्सचेंज, यदि ऐसे पेशेंट का जगह बदल दी जाए बिना देर किए,
महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से इन्हें एक ऐसे एरिया में ले पहुंचा दिया जाए जो ड्राई हो और माउंटेन्स हो, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो कह रहे हैं रिकवरी अपेरेंटली एंश्यू, मतलब शुरू हो जाती है, रिकवरी हो जाती है संभवतः इनकी, इनको बुखार छोड़ देता है, बशर्ते वो बहुत ज्यादा डिजीज में डूबे ना हो, बहुत ज्यादा केस डीप ना हुआ हो। अभी यदि ये अभी ताजा ताजा हो ये मार्च इंटरमिटेंट फीवर, तो ये छूट जाता है ड्राई और माउंटेनियस क्षेत्रों में पहुंचाने के बाद ऐसे पेशेंट को। कहने का मतलब है कि यदि सोरा उनके अंदर पूरी तरह से डेवलप ना हुआ हो तो वो रिटर्न एक लेटेंट स्टेट में फिर से पहुंच जाता है। लेकिन लास्ट वाली लाइन बहुत ही खूबसूरत कही, पहले एक दो जगह और कही है, फिर कह रहे हैं बट दे विल नेवर रिगेन परफेक्ट हेल्थ विदाउट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। इनका बुखार तो छूट गया, संभवतः ये ठीक तो हो गया अमितपाल भाई अगर इनकी जगह बदल दी, लेकिन जब तक इनका सोरा एंटीसोरिकली ट्रीट ना होगा तब तक ये परफेक्ट हेल्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी ऐसे ही इन्होंने वहां कहा था, जब ये इमोशनल डिजीज और मेंटल डिजीज में हम पढ़ते हैं कि कुछ डिजीज ऐसे तो हैं जो आपके काउंसलिंग से जो अभी नए नए हैं वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से ना हो उसके लिए वहां एक एप्रोप्रिएट एंटीसोरिक रेमेडी उनको चाहिए। ये बात उन्होंने वहां भी कह दी थी, भी कही थी कि एज वेल एज जितना जल्दी हो सके, हाँ जितना जल्दी हो सके वहां उनको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया जाए। वहां दो जगह कही है, एक तो वहां जब अटैक को आपने सबसाइड कर दिया किसी नॉन होम्योपैथिक मेडिसिन से, अदर क्लास ऑफ रेमेडी से, मेडिसिन से, तो वहां तुरंत दो। और उन्होंने फिर शायद 225 में या 226 में कहा था लास्ट में, हाँ 227 में कहा, फिर कहा कि इनका ट्रीटमेंट एक ऑर्डर में करा जाए ताकि वो फिर से आसानी से उस स्टेट में ना गिरे जा करके, है ना ये 227 कह रहे हैं बट द फंडामेंटल cause in these cases also is a soric miasm which was only not yet quite near its full development, and for security's sake the seemingly cured patient should be subjected to a radical antisoric treatment in order that he may not again, as might easily occur, fall into a similar state of mental disease। वो दोबारा से मेंटल स्टेट में ना गिरे उसके लिए वहां एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और ये दोबारा से मार्सी इंटरमिटेंट फीवर का शिकार ना हो तो यहाँ भी इसको एक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए। तो दोनों भाव एक साथ मिल रहे हैं आकर के दोस्तों। तो ये था 244, बहुत अच्छे से हमारा ये ग्रुप भी क्लियर हुआ 235 से 244 तक। यहाँ किसी का कोई पॉइंट है? डॉक्टर अभिषेक सर, डॉक्टर धीरेन्द्र सर, अभिषेक सर का कोई सवाल हो सर? हाँ कोई क्वेरी, कोई कुछ आपको बताना हो सर, पॉइंट रखना हो? हेलो, कोई भी सवाल अभिषेक सर? हाँ कोई पॉइंट है आपका, अपनी कोई नॉलेज शेयर करो जी। जी जी सर फिलहाल तो सर अभी नहीं है कोई। बिल्कुल बिल्कुल, चलो। और नहीं बिल्कुल अपना अपडेट जो भी है सब साइंस को लेकर के वो जरूर हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सभी लोग यहाँ जरूर अपना पॉइंट रखें ताकि दूसरों को भी उससे नॉलेज मिले, और अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो भी जरूर बात करें। तो ये था हमारा 235 से 244 का अब 29 पेज पे जाके कंटेंट देखते हैं। अगला ग्रुप हमारा एफोरिज्म का चलेगा 245 से लेकर के 251 तक, जिसमें कह रहे हैं मोड ऑफ यूजिंग द रेमेडीज, यूज करने का। अब डोज वगैरह, मिनिमम डोज कैसे यूज करनी है, क्या करना है, वो सब इसमें बताएंगे। अब 245 से 251 में मोड ऑफ यूजिंग द रेमेडीज, और यहाँ फुटनोट आएगा, नोट लिखा, कह रहे हैं रिपीटिशन ऑफ द डोजेज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि 50 मिलीसिमल स्केल के अकॉर्डिंग रिपीटिशन कैसे दी जाएगी।
ये जो अभी कल परसों सर आप बात कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक के किस तरह से यूज कर रहे हैं आप उनको, उसी का देखो ये वो आ गया ग्रुप, मोड ऑफ यूजिंग द रेमेडीज, रेमेडीज को कैसे हम यूज करें उसके बारे में बताएंगे, और खास करके 50 मिलीसिमल स्केल के संदर्भ में बात होगी, सेंटीसिमल के संदर्भ में ना समझे एक तरह से यहाँ 6th एडिशन के तहत। तो इसमें कर लेते हैं एक दो छोटा सा है 245 में कह रहे हैं हैनीमैन साहब के हैविंग द सीन व्हाट अटेंशन शुड in the homeopathic treatment be paid to the chief varieties of diseases and to the peculiar circumstances connected with them. We now pass on to what we have to say respecting the remedies and the mode of employing them, together with the regimen to be observed during their use. यहाँ से अगले डिस्कशन की तरफ जाते हुए हैनीमैन साहब एक प्रस्तावना सी दे रहे हैं कि इस तरह से हमने ध्यान दिया, हमने देखा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए। बी पेड टू द चीफ वेराइटीज ऑफ डिजीजेज, वेराइटीज ऑफ डिजीजेज हैं एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, उनके बारे में हमने देखा कि किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं। एंड टू द पिक्यूलियर सर्कमस्टांस कनेक्टेड विद देम, और साथ में हम ये भी देखा जो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस उनके साथ साथ कौन कौन से जुड़े होते हैं उनकी भी हमने नॉलेज ली। इमोशनल एंड मेंटल डिजीज पढ़िया है पीछे, उनके लिए पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं वो देखा। इंटरमिटेंट फीवर पढ़िया है, अल्टरनेटिंग डिजीज पढ़िया है, उनसे रिलेटेड सर्कमस्टांसेस हम सब कुछ जानने के बाद हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि वी नाउ पास ऑन टू व्हाट वी हैव टू से रेस्पेक्टिंग द रेमेडीज एंड द मोड ऑफ एम्प्लॉइंग देम। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं उस तरफ के रेमेडीज के रेस्पेक्ट में और उनको एम्प्लॉय करने के रेस्पेक्ट में, मोड ऑफ एम्प्लॉइंग के रेस्पेक्ट में हम अब आगे बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे डाइट एंड रेजिमेंट की, डाइट तो नहीं बोला, टुगेदर विद द रेजिमेन टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग देयर यूज, क्या क्या हमें रेजिमेन अपनाना होगा उनके यूज करने के दौरान। अब हम इस पे आगे चलते हैं। हैनीमैन साहब कह रहे सब कुछ जानने के बाद डिजीज, उनकी वैरायटी, कैसे अप्रोच करना, अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन की। 246 में कह रहे हैं एवरी परसेप्टेबली प्रोग्रेसिव एंड स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमुलेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इज ए कंडीशन विच एज लॉन्ग एज इट लास्ट कंप्लीटली precludes every repetition of the administration of any medicine whatsoever, because all the good the medicine taken continues to effect is now hastening towards its completion। बहुत ही पहले ही सेंटेंस से शुरुआत कर दी हैनीमैन साहब ने, कह रहे हैं एवरी परसेप्टिबली प्रोग्रेसिव एंड स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमुलेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इज ए कंडीशन, प्रत्येक जो हमें परसेप्टेबली, जो हमें महसूस हो रही है, हम परसीव कर सकते हैं प्रोग्रेस होना क्योर का, डिजीज का, मतलब रिकवरी का प्रोग्रेस जो भी परसेप्टेबल है, चाहे वो डिमिनर के रूप में हो, चाहे किसी सिम्टम्स के कम होने के रूप में हो, एवरी परसेप्टेबली प्रोग्रेस एंड स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमुलेशन, और जो अच्छा खासा एमुलेशन दिख रहा है बढ़ता हुआ, स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमुलेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इज ए कंडीशन, ये वो कंडीशन है, ये दोनों विच एज लॉन्ग एज इट लास्ट, ये वो कंडीशन है कि जब तक ये लास्ट ना हो जाए, प्रोग्रेस होना बंद ना हो जाए क्योर का, इंक्रीज एमुलेशन का इंक्रीज होना कम ना बंद ना हो जाए, यानी कि एमुलेशन आना बंद ना हो जाए, जब तक ये चलता रहे, completely precludes every repetition of the administration of any medicine whatsoever, पूर्ण रूप से अपने आप को रोक के रखना है कि किसी हर एक रिपीटिशन के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेडिसिन के, चाहे कोई भी मेडिसिन क्यों ना हो, जब तक भाव ये है जब तक प्रोग्रेस चल रही है
डोज देने के बाद जब तक एमुलेशन आता जा रहा है तब तक आप रिपीट ना करें, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन ना करें एनी मेडिसिन व्हाटसोएवर। बिकॉज, क्यों ना करें? बिकॉज ऑल द गुड द मेडिसिन टेकन कंटिन्यूज टू इफेक्ट इज नाउ हेस्टनिंग टुवर्ड्स इट्स कंप्लीशन। क्योंकि जो भी मेडिसिन जो वो कुछ कर सकती थी या करेगी, कर रही है, वो कर रही होती है जो वो कर सकती है, और वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, बढ़ा रही है केस को ठीक होने की तरफ। इसलिए रिपीट ना करें। यह बहुत अच्छी क्वेरी आने वाली है और आनी भी चाहिए, वो देखते हैं आएगी नहीं। दिस इज नॉट इनफ्रीक्वेंटली द केस इन एक्यूट डिजीजेज but in more chronic diseases. On the other hand, a single dose of an a single dose of an appropriately selected homeopathic remedy will at times complete even with but slowly progressive improvement and give the help which such a remedy in such a case can accomplish naturally within 40, 50, 60, 100 days. ये it is not infrequently the case in acute diseases. not infrequently का मतलब होता है frequently. acute disease के केस में अक्सर ऐसे होता है, not ऐसे होता है, but in more chronic disease on the other hand, परंतु दूसरी तरफ chronic disease में एक single dose of an appropriately selected homeopathic remedy will at times complete even with but slowly progressive improvement and give the help which such a remedy in such a case can accomplish naturally within 40, 50, 60, 100 days. Basically भाव ये है कि एक्यूट तो चलो जल्दी सही हो जाता है, लेकिन अगर सही रेमेडी आपने क्रोनिक डिजीज में दे रखी है दूसरी तरफ, तो एक सिंगल डोज भी जो है, जो अगर अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट कर दी गई होम्योपैथिक रेमेडी के रूप में, विल एट टाइम्स कई बार कंप्लीट कर देती है स्लो प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट के साथ, क्योर को पूरा कर लेती है 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में, 100 दिन में। दिस इज हाउएवर बट रेयरली द केस and besides it must be a matter of great importance to the physician as well as to the patient that were it possible this period should be diminished to 1/2, 1/4 and even still less so that a much more rapid cure might be obtained. हालांकि दो भाव आ रहे हैं, मेडिसिन कवर तो कर लेती है अगर राइटली होम्योपैथिक है, सिमिलीमम है कि भाई 40, 50, 60, 100 दिन लगा देती है क्रॉनिक डिजीज में, लेकिन साथ ही साथ यहां कह रहे हैं हालांकि बट रेयरली द केस, कुछ रेयर केस में ऐसा भी होता है इसके अतिरिक्त कि ये भी हो सकता है, इट मस्ट बी मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि फिजिशियन के लिए और साथ साथ पेशेंट के लिए भी, कि ये संभव हो सकता है कि ये जो पीरियड आपका 40, 50, 60 और 100 दिन का था रिकवरी का, ये घटा करके 1/2, 1/4 एंड इवन स्टिल लेस भी किया जा सकता है ताकि रैपिड क्योर प्राप्त हो सके। तो ये प्राप्त कैसे किया जा सकता है भाई? अमित पाल है, चले गए? धीरेन्द्र सर, हेलो। हाँ सर, हाँ सर। ये हाँ हाँ, तो बेसिकली अब देखो यहाँ बड़ा अच्छा भाव है कि आपकी रिकवरी रैपिड की जा सकती है, ये भी मसला है। और ये जो बच्ची अभी शायद बता रही हैं, पूजा फिर से बताओ। हेलो सर, वो पोटेंशियल के बारे में शायद यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। हाँ, रिपीट कर सकते हैं ना रोज? हाँ, उसमें रिपीटिशन हो सकता है और उसके 50 मिलीसिमल के माध्यम से यहाँ किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ जरूर रखना है कि 50 मिलीसिमल की हो चाहे सेंटीसिमल की,
पोटेंसी हो। जब तक पहली डोज एग्जॉस्ट ना हो जाएगी तब तक दूसरी डोज नहीं देंगे, जब तक वो अपना काम करती जा रही है। पहली लाइनों में आया ये। तो अब 50 मिलीसीमल का रिपीटिशन कैसे संभव है? तो 50 मिलीसीमल का जो रिपीटिशन इसलिए संभव है क्योंकि 50 मिलीसीमल स्केल के पोटेंसी की जो डोज है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में ही अपना काम कर लेती है। जो उसे करना 1 घंटे में, 2 घंटे में, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है बहुत ही घट जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए दूसरी डोज के रिपीट करने का टाइम जल्दी नजदीक आ जाता है। तो उसका रीजन ये है बेसिकली रिपीटिशन जी सर। है। जी हेलो। जी सर, मैं यही बोलना चाहती थी। हाँ हाँ। अदरवाइज एक दिमाग में यह आएगा कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जब तक पहली खुराक काम कर रही है दोबारा रिपीट मत करो, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि उसको फ्रीक्वेंटली रिपीट करो। तो बेसिकली ये संभव है 50 मिलीसीमल स्केल में ही, क्योंकि सेंटीसीमल में हम पढ़ के आए हैं कि सेंटीसीमल स्केल की बनी हुई दवाई भले ही चाहे वो हाई पोटेंसी क्यों ना हो, उसका ड्यूरेशन एक्शन लंबाई होता है। जबकि हाई पोटेंसी हाई डायनेमाइजेशन 50 मिलीसीमल का जो है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन घट के बहुत शॉर्ट रह जाता है। तो इसलिए मौका होता है फिजिशियन के पास कि अब वो दोबारा से रिपीट करने का डिसीजन जल्दी ले सकता है 50 मिलीसीमल स्केल के तहत। आगे कह रहे हैं एंड दिस मे बी वेरी हैप्पीली अफेक्टेड एज रिसेंट एंड ऑफ्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हैव टॉट मी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। और ये समय को घटाया जा सकता है। हैनीमैन साहब ने और भी बड़े अच्छे पॉइंट दिए। हम तो 50 मिलीसीमल के हिसाब से बात कर रहे थे, लेकिन हैनीमैन साहब ने देखा कि ये होता है और मैंने वेरी हैप्पीली अफेक्टेड, बहुत खुशी खुशी ऐसे होता भी है कि उसका आप क्योर के रिकवरी के समय को 1/2 1 क्वार्टर कर भी सकते हो, जो कि मैंने रिसेंट और अक्सर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के साथ मैंने सीखा मेरे। लेकिन कंडीशंस ये होनी चाहिए क्या? फर्स्टली, if the medicine selected with the utmost care was perfectly homeopathic। रिकवरी बहुत फास्ट करने के लिए सबसे पहले तो परफेक्टली होम्योपैथिकली होनी चाहिए आपकी मेडिसिन सेलेक्टेड, कहीं गुंजाइश ना रह जाए, एकदम राइट सिमिलिमम आए, पहली बात। दूसरा, सेकेंडली, इफ इट इज हाईली पोटेंटाइज्ड dissolved in water and given in proper small dose, that experience has taught as the most suitable in definite intervals for the quickest accomplishment of the cure, but with the precaution that the degree of every dose deviates somewhat from the preceding and following, in order that the vital principle which is to be altered to a similar medicinal disease be not aroused to untoward reactions and revolt, as is always the case with unmodified and especially rapidly repeated doses। दो कंडीशन बताई गई हैं कि दो कंडीशन कितनी अच्छी होनी चाहिए अपनी रिकवरी को फास्ट लाने के लिए। सबसे पहले तो राइट सेलेक्टेड रेमेडी हो, और दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि हाईली पोटेंटाइज हो, पानी में घोल के दी जानी चाहिए, प्रॉपर स्मॉल डोज दी जानी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस हैज टॉट एज द मोस्ट सुटेबल इन डेफिनिट इंटरवल्स for the quickest accomplishment of the cure, but with the precaution। तो एक्सपीरियंस, जब हमने ऐसा किया तो एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा कि मोस्ट सुटेबल इन डेफिनिट इंटरवल पे अगर हम देते हैं तो क्विकेस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द क्योर होता है। परंतु सावधानी क्या लेनी है, प्रिकॉशन क्या रखनी है, सेकंड पॉइंट के तहत ही बता रहे हैं कि प्रिकॉशन ये रखनी है that the degree of every dose deviates somewhat from the preceding and following। डोज को हल्का सा डेविएट जरूर करना है, शॉक लगा करके, शेकिंग करके, स्ट्रोक लगा करके। अगली जो डोज दे रहे हो वो डेविएट होनी चाहिए समवट फ्रॉम द प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग के रूप में, पहले से दूसरी।
in order that the vital principle which is to be altered to a similar medicinal disease be not aroused to untoward reactions and revolt as is always the case with unmodified and especially rapidly repeated doses. ये हल्की सी डेविएट हम जरूर करें ताकि हम एक ऐसी सिमिलर ताकि हम जो है अनटवार्ड रिएक्शन ना पैदा कर दें, ताकि हम वाइटल फोर्स में सिमिलर मेडिसिनल डिजीज की कोई अनटवार्ड रिएक्शंस ना दे दें, रिवोल्ट ना पैदा करा दें वाइटल फोर्स में, जैसा कि हम अक्सर करा देते हैं या होता था या होता है अनमॉडिफाइड, यानी कि बिना सक्सेशन दिए और खास करके रैपिडली रिपीटेड डोज देने के बाद जो अनटवार्ड रिएक्शंस आती हैं सिमिलर मेडिसिनल डिजीज की, होम्योपैथिक एग्रावेशन जो आता है वो ना आ जाए, जैसा कि अक्सर अनमॉडिफाइड और स्पेशली रैपिडली रिपीटेड डोजेज में आता है। उससे बचने के लिए हमें इसको मॉडिफाई करना होता है। तो इसमें 132 इसका वो है फुटनोट, इसको करेंगे उसके बाद रुकेंगे। 132 में कह रहे हैं व्हाट आई सेड इन 5th एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन इन ए लॉन्ग नोट to this paragraph in order to prevent these undesirable reactions of the vital energy was all that the experience I then had justified. But during the last 4 or 5 years, however, all these difficulties are wholly solved by my new altered but perfected method. The same carefully selected medicine may now be given daily and for months if necessary in this way, namely after the lower degree of potency has been used for 1 or 2 weeks in the treatment of chronic disease, advance is made in the same way to higher degrees. Bracket में कह रहे हैं beginning according to the new dynamization method taught here with the use of the lowest degree. तो वो सारे के सारे रिपीटिशन, शॉर्ट करना क्योर को, ये सारा का सारा संभव हो पाया इस 50 मिलीसिमल के हिसाब से, वो हम कर सकते हैं। जो 5th एडिशन में जो उभर के आ रही थी समस्याएं कि भाई उसको हम क्योर को शॉर्ट नहीं कर सकते, रैपिड नहीं कर सकते क्योर को, वो सोल्व हो गई है 50 मिलीसिमल स्केल के आने के बाद। तो यहीं रुकेंगे आज। किसी की कोई पॉइंट हो, कोई बात हो? ठीक है, फिर रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। कोई भी क्वेरी आती है तो जरूर क्या करें, है ना। राम राम भाई। राम राम सर। राम राम सर। राम राम बेटा। नमस्ते सर। राम थैंक यू राम, सर। नमस्ते नमस्ते बेटा, थैंक यू। राम राम भाई डॉक्टर।